दिलीप जायसवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे दिलीप जायसवाल जी कि आप हमारे इस कार्यक्रम में आए। बहुत आभारी हैं हम आपके, क्योंकि हमने पटना में कोई कार्यक्रम नहीं रखा। पटना में सहज होता है, लेकिन आज आपका दो कार्यकर्ता सम्मेलन था और उसके बाद भी आपने कहा शाहाबाद में आप कार्यक्रम रख रहे हैं तो हम जाएंगे। बहुत धन्यवाद दिलीप जायसवाल जी। धन्यवाद। और इससे यह झलकता है कि शाहाबाद के प्रति ये आते हैं सीमांचल से, एकदम एक और देखें ये उत्तर प्रदेश से लगता हुआ ये बिहार का हिस्सा, और एक और कहा वेस्ट बंगाल से लगता हुआ हिस्सा, लेकिन शाहाबाद को लेकर मन में जो आपका भाव था और मैंने कहा और आप तुरंत राजी हुए और तुरंत आप आए, अपने व्यस्त समय में समय निकालकर वहां से आपने यहाँ का प्लान किया और आप यहाँ पर पहुंचे। दिलीप जायसवाल जी, हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। शाहाबाद अहम क्षेत्र है, लेकिन आप लोगों के लिए चिंता की जगह है। हमने देखा अभी 2 दिन पहले अमित शाह जी आए थे और वो डेहरी ऑन सोन आए। क्योंकि शाहाबाद की जो स्थिति है, जो पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो 22 सीटें यहाँ पर हैं, उसमें से 20 सीट जो है वो महागठबंधन यानी आपके विपक्षियों के पास चली गई। सरकार आपकी बनी, लेकिन पार्टी एक उपचुनाव जीते थे। हाँ, नहीं, उपचुनाव में आपने 2 जीत लिया। आपने तरारी जीता और रामगढ़ भी जीते, फिर 3 उधर से छोड़ के आ गए आपके पास। तो अब वो इक्वेशन नहीं है। लेकिन क्यों ऐसी स्थिति? और हम लोकसभा चुनाव को देख रहे हैं कि 4 लोकसभा की सीटें थी, चारों पर आपका कब्जा था और 4 हार गए। तो ये दुर्गम क्षेत्र है, ऐसा लगता है आपके लिए? देखिए, ऐसा है, शाहाबाद के बारे में अगर आप 2010 का विधानसभा चुनाव देखिए, शाहाबाद की धरती भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए मुझे लगता है कि सबसे अच्छा ये हमारा क्षेत्र है, जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए काफी मजबूती के साथ आगे बढ़ सकता है। लोकसभा के चुनाव की जो बात आपने किया, लोकसभा के चुनाव में अगर एनडीए की हार हुई तो विपक्ष के कारण नहीं हुई। मैं इस बात को मानता हूं कि हमारे प्रबंधन में कुछ कमी रह गई थी, जिस कारण से हम लोकसभा का चुनाव हारे। और कुछ तरह का चुनाव के वक्त जात पात का भ्रम जाल फैलाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन जब आप देखेंगे कि लोकसभा के चुनाव में जो हमारा मार्जिन रहा चुनाव हारने का, बहुत ही कम मार्जिन था। और ये चुनाव का मार्जिन 20 से 30 हजार के बीच, अगर आप सासाराम लें, भोजपुर आरा लें, बक्सर लें, तो बहुत कम वोट से हम चुनाव हारने का काम किए। मैं इसको मानता हूं कि हमारे प्रबंधन की कमी रह गई, और अगर थोड़ा सा प्रबंधन हमारा ठीक ठाक होता तो 20,000 25,000 वोट क्या है, यानी 10,000 वोट अगर और इधर से उधर होता 6 विधानसभा 7 विधानसभा में, तो हमारी जीत होती। इसलिए लोकसभा का सीट प्रबंधन के कमी के कारण हम हारे हैं, हम विपक्ष से चुनाव नहीं हारे हैं। दिलीप जायसवाल जी होते तो प्रदेश अध्यक्ष, तो शायद वो कमी दूर हो गई होती। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, मुझे लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष और दिलीप जायसवाल के साथ कदम में कदम मिलाकर चलता है। थोड़ा सा संवाद और हमें लगता है प्रबंधन की कमी रही थी। दिलीप जायसवाल जी, डेहरी ऑन सोन में जब आए अमित शाह जी, क्या मंत्र दिया? देखिए, माननीय गृह मंत्री जी के पहले विक्रमगंज में प्रधानमंत्री हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए, और जिस तरह से विक्रमगंज में लोगों का उत्साह था, अपार भीड़ था, तो मुझे लगता है कि शाहाबाद में एक माहौल एनडीए और भाजपा के प्रति बढ़ा है। माननीय गृह मंत्री जी का भी कार्यक्रम अभी कुछ दिन पहले ही हुआ है, और उसमें हमने मंडल स्तर के, हमारे यहाँ बीजेपी में प्रखंड को लेवल के मंडल स्तर, मंडल कहा जाता है, तो हमारे यहाँ मंडल स्तर के पदाधिकारी उसमें आए थे। करीब 3,000 लोग हमारे संगठन के लोग थे, जो कि कहीं ना कहीं जिम्मेवारी या दायित्व में हैं। और जिस तरह का मंत्र उन्होंने दिया है, वो मंत्र, गुरु मंत्र तो बाहर में बोला नहीं जाता है, लेकिन ऐसा मंत्र है कि विपक्ष चारों चित्त खाने गिर जाएगा, ये उपाय हम लोगों ने कर लिया है। बीजेपी के अचानक अमित शाह जी ने आप लोग को मंत्र दे दिया। वैसे भी उनको
राजनीति का चाणक्य माना जाता है, लेकिन ये मंत्र आने वाले समय में एनडीए और कमल फूल को बहुत कामयाब बनाएगा। दिलीप जायसवाल जी, हम बात तो आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, हम शाहाबाद के बहाने हम पूरे बिहार की लोकसभा चुनाव परिणाम की चर्चा करना चाहेंगे। आप उसको 2019 से अगर कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि कमोबेश हर जगह पर आपका वोट जीत का जो अंतर था वो कम हुआ। और एक हम लोगों का आकलन है, जो हम फील्ड में घूम रहे थे, तो आकलन मेरा ये है कि जब आप लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे तो बीजेपी की पहचान रही है कार्यकर्ताओं की पार्टी, कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी। आप जाति बेस्ड पार्टी नहीं है, क्षेत्रीय पार्टियां जैसे होती है। कार्यकर्ताओं का मनोबल जो है हमने देखा है कि वो कहीं ना कहीं डाउन था। कार्यकर्ता सही से बूथ पर निकले नहीं, वोटरों को उन्होंने गोलबंद नहीं किया। और उसका मतलब अगर आपकी बात हम मान लें, क्या प्रबोध जी की बात तो मानना पड़ता है नहीं। लेकिन विगत 1 साल से 13 महीने से जब से मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, मुझे रोज कार्यकर्ताओं से मिलने का अवसर मिलता है। अभी मैं देख रहा हूं कि मैं भी करीब 25-30 साल से संगठन को देख रहा हूं। अभी जो हमारे कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ा है और एक एक कार्यकर्ता अपने आप को पार्टी के दायित्व और जिम्मेवारी के साथ बहुत ही चट्टानी एकता के साथ आपस में मिल करके अपनी मजबूती दिखा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कार्यकर्ता का मनोबल अभी बहुत बढ़ा है। और आज कार्यकर्ता, हमारे एक एक कार्यकर्ता जीवंत तरीके से संगठन के लिए काम कर रहे हैं। दिलीप जी, आपको तो देख के मैं यहाँ क्या कहूँ, लोगों को मैं इनको जानता हूँ 20-25 साल से, तो निश्चित तौर पे जानता हूँ। आपको देख के फीलिंग ही नहीं आती कि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं। अभी भी मुझे वही एक बीजेपी के एमएलसी के तौर पर अध्यक्ष बनाए तो थोड़ा क्रीच उरीच लगाना पड़ता है लेकिन मुझे वही लगा, मुझे आपको देख के जब आपसे बात करता हूं तो मुझे लगता है कि वही दिलीप जायसवाल हैं जो 25 साल पहले हमसे बात किया। मैं प्रबोध जी आपको बताता हूं, मैं लगातार 18 वर्षों से सीमावर्ती क्षेत्र से चुनाव जीत कर आता हूं। एमएलसी है। हाँ। और मैंने 2014 में लोकसभा का चुनाव भी लड़ा। हाँ। और 2014 के लोकसभा चुनाव में मेरे सामने 2 बड़ी हस्ती थी सीमावर्ती क्षेत्र के। एक तो राष्ट्रीय जनता दल के विधायक से रिजाइन करके, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने उस समय अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए किशनगंज को जमीन दिया था। हाँ। तो एक अकलियत भाई, मुसलमान भाई के बीच जोश था कि नीतीश कुमार के लिए सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, कुछ भी करेंगे। और अख्तरुल ईमान जो अभी एमआईएम के अध्यक्ष हैं, उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के विधायक से रिजाइन करके जदयू का टिकट वहां से एमपी का लिया, क्योंकि उसको लगा जदयू का टिकट मिलना यानी चुनाव जीत जाना। और दिलीप जायसवाल के सामने ना अख्तरुल ईमान अपना, उस समय जदयू हमारे खिलाफ लड़ रही थी और कांग्रेस राजद भी खिलाफ 2014 की बात है जी। लेकिन मेरे सामने वो लोग अपना गाड़ी स्टार्ट नहीं कर पाए उस जगह पर जहां पर कि कश्मीर के बाद सबसे ज्यादा मुसलमान भाई, जहां से मैं चुनाव लड़ रहा था, किशनगंज से। तो बाद में सारे अकलियत भाई एक साथ बैठ गए, 7 कैंडिडेट बैठ गए, ये कह के इस्लाम खतरे में है। और अकेला अभिमन्यु टिका रह गया और 3 लाख से ज्यादा वोट में लाया, तब जब सिकटी विधानसभा उससे अलग हो गया था। और लगातार 18 वर्षों 3 टर्म से मैं विधान परिषद में पूरे देश में सर्वाधिक वोट से स्थानीय निकाय में चुनाव जीतता हूं, पूरे देश में। और मैं आज इतने दिनों से एमएलसी हूं, लेकिन मेरे घर के बाहर मेरा बोर्ड नहीं लगा हुआ है। हाँ, कभी नहीं, बोर्ड नहीं लगाया, नहीं लगा। दूसरा कि जब मंत्री बना और प्रदेश अध्यक्ष बना तो स्ट्रैंड रोड में बहुत बड़ा क्वार्टर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अलॉटमेंट हुआ। बड़ा क्वार्टर है, 200-300 लोगों का बैठने का मीटिंग हॉल है, 15-16 कमरे हैं। मैंने पूजा करा लिया और उसमें ताला लगा दिया, क्योंकि मेरा स्वभाव, आज 35 वर्षों से जो लोग किशनगंज भी गए हैं उनको पता है कि मैं आज तक पक्के घर में नहीं बैठता हूं, एक झोपड़ी नुमा टीना के ये में बैठ करके और लोगों की सेवा करता हूं। तो इसीलिए मेरा स्वभाव कार्यकर्ताओं के साथ, मैं हर वक्त बोलता हूं कि प्रदेश अध्यक्ष के दरवाजे में कब्जा नहीं होना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष का दरवाजा अगर कार्यकर्ता के लिए बंद होगा
तो ये उचित नहीं है। और यही कारण है कि आज कार्यकर्ता कभी भी प्रदेश अध्यक्ष के घर पर या ऑफिस में सीधे आके मिल सकते हैं। तो ये मेरा और कार्यकर्ता दोनों का गुण एक है, एक स्वभाव है, इसीलिए मुझे कार्यकर्ता से साथ मिलने का अवसर मिलता है। और मेरे आदमी का 30-40 हजार फॉलोअर भी फेसबुक में नहीं था, और अभी मैंने देखा तो 3 मिलियन 30 लाख फॉलोअर मेरे हो गए। तो मुझे विश्वास नहीं होता है कि आज किसी राजनीतिक दल का जितना फॉलोअर नहीं है उतना दिलीप जायसवाल का अध्यक्ष के रूप में हुआ। तो ये कार्यकर्ता का ही प्यार है, ये कार्यकर्ता का प्यार है। 3 मिलियन 30 लाख फॉलोअर। अभी मैंने मोदी जी को मखाना का माला पहनाया पूर्णिया में, करीब उसको भी 28 लाख लोग 29 लाख लोग देख चुके हैं, पसंद कर चुके हैं उसको। तो ये कार्यकर्ता का ही प्यार है। 50 लाख मेरे जो प्राथमिक सदस्य हैं उसमें 30-40 लाख तो जिनके पास स्मार्टफोन है वो डायरेक्ट हमसे जुड़े हुए हैं। हाँ, मैंने कहा कि मुझे आपको देख के अध्यक्ष वाली फीलिंग नहीं आती है कि उस तरीके का आपने कुछ औरा रुतबा अपना बना के नहीं रखा है कि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं। भगवान न करे वो अहंकार आए हम में। मुझे किसी ने बताया कि अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में कोर कमेटी की बैठक हो रही थी, तो वहां अमित शाह जी ने भी आपकी तारीफ कर दी कि भाई ऐसा प्रदेश अध्यक्ष, ये कोई ग्रीवांश नहीं है सीएम बनने का। चूंकि मैं मेरू का टैक्सी लेके वहां गया था। अच्छा, मेरू के टैक्सी से? क्योंकि दिल्ली उतरने के बाद बहुत लोग 10-10 गाड़ियां भेज देते हैं, लेकिन मैं आज तक दिल्ली में भी टैक्सी पर चलता हूं, लेकिन मैं किसी का गाड़ी उपयोग नहीं करता। तो मेरा वो भी एक स्वभाव है, अपना आप स्वभाव। सच में गृह मंत्री के यहाँ टैक्सी लेकर? मैं टैक्सी पर ही गया, और इसीलिए सभी को अच्छा लगता है कि मेरा प्रदेश अध्यक्ष सब कुछ होते हुए, मैंने एक बार कहा कि सभी के डिग्री पर सवाल उठता है बिहार में, नेताओं के डिग्री पर, कि कोई 7वां फेल, कोई 9वां फेल, कोई 10वां फेल, फेल का ही सवाल उठता है। लेकिन दिलीप जायसवाल के डिग्री पर पूरे बिहार के नेताओं में सबसे ज्यादा डिग्री अभी प्रदेश अध्यक्ष या नेताओं में मेरी ही है। जी जी जी। MBA हो, MSc हो, PhD हो, डॉक्टरेट हो, तो मेरे डिग्री पर मैंने कहा कि भाई बहुत एक्सपर्ट लोग हो, कभी दिलीप जायसवाल के डिग्री पर, क्योंकि डिग्री मेरा पढ़ नहीं पाएगा, इतना डिग्री है। तो उसके बाद तो सिंपलिसिटी होना ही चाहिए, साधारण होना ही चाहिए। हाँ। और भगवान ने सब कुछ दिया है, उसके बाद भी ये साधारण होना ही चाहिए। संस्कृत में श्लोक है ना कि विद्या ददाति विनयम, मैंने विद्या तो और विनय आप में जगह होना चाहिए। अध्यक्ष जी, हम दिलीप जी हम बात कर ले विधानसभा चुनाव की, सामने चुनाव है, और चूंकि बीजेपी को अकेले चुनाव लड़ना नहीं है, एनडीए है आपका, और उसके साथ मिलकर चुनाव लड़ना है। लोग के मन में क्यूरियोसिटी है कि आखिरकार क्या है भाई मामला कि आपके अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है। मैं आपको 2-3 बातें बताऊंगा प्रबोध जी, बहुत गंभीर बात मैं बताऊंगा। विगत दिनों में आपने देखा होगा कि एनडीए के कार्यकर्ताओं का संवाद और समन्वय, मैंने जिला स्तर पर एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन किया, अभी विधानसभा स्तर पर कर रहा हूं, और एक बात मैंने क्लियर कट संदेश दे दिया है कि इस बार चुनाव एनडीए लड़ेगी। एनडीए का कोई घटक दल अपना नाम लेके कि बीजेपी लड़ रही है, जदयू लड़ रही है, लोजपा लड़ रही है, रालोमो लड़ रही है, हम नहीं। इस बार चुनाव एनडीए लड़ेगी, और हमारे ऐसा अध्यक्ष जिससे किसी का कोई वैमनस्यता हो ही नहीं सकता। आप देखे होंगे कि 5 प्रदेश अध्यक्ष हम लोग एक साथ 38 जिला, यानी हमारा 52 जिला है संगठन का, ठीक, और हमने पूरे बिहार का दौरा किया, 5 अध्यक्ष थे। और आज आपसी तालमेल इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि लगता ही नहीं है कि हम लोग 5 दल में कोई अलग हैं। बहुत से रूमर उड़ते रहते हैं, कभी चिराग पासवान जी के बारे में, कभी किसी के बारे में। आपको पता नहीं है कि हम लोग का चट्टानी एकता इतना मजबूत है कि थोड़ा सा दूसरे को खाली खीर पकाने का मौका देते हैं, लेकिन वो इस भुलावे में नहीं रहे। हम 5 पांडव चट्टानी एकता के साथ, और यही एकता हमारी इस विधानसभा की सबसे बड़ी खूबसूरती होगी, सबसे बड़ी खूबसूरती। लेकिन चिराग पासवान जी बोल देते हैं ना कि सरकार को हम समर्थन दे रहे हैं, ये इस बात पर हमको अफसोस है कि इस सरकार को हम समर्थन दे रहे हैं। देखिए, मैं बताता हूं, जब कोई घटना और कोई मौका ऐसा आता है जिस वक्त ऐसा लगता है कि थोड़ा हम दुखी हैं,
और जिस तरह से माहौल विपक्ष ने बनाने का प्रयास किया, आज बिहार में अगर 1-2 हत्या हो जाता है तो विपक्ष अपराध का उंगली उठाने का प्रयास करता है। क्या विपक्ष इस बात का जवाब दे सकता है कि क्या इसी बिहार में नरसंहार नहीं होता था? क्या शाहाबाद और मगध के लोग जानते हैं कि इसी बिहार के धरती पर नरसंहार हुआ करते थे, जेल ब्रेक कांड हुआ करते थे। तो जिस समय और लोग भाजपा पर कभी कभी आरोप लगाता है, लेकिन अगर सबसे ज्यादा दंगा भी हुआ हिंदू मुसलमानों के बीच में तो वो कांग्रेस और इन्हीं लोगों के शासन में हुआ। आज नरेंद्र मोदी जी 11 वर्ष से हैं, एक भी दंगा पूरे देश के अंदर नहीं हुआ। वो कहते हैं कि दंगा कराने वाले सत्ता में आ गए तो फिर दंगा कैसे होगा? तो इसका मतलब है कि दंगा कराने वाले अगर सत्ता में आ गए इसलिए दंगा नहीं हो रहा है, तो जो दंगा का दंश झेलते थे वो भी तो शांति से नहीं बैठे हैं ना। इसलिए ये सब बेकार की बातें हैं। हर वक्त सरकार ये चाहती है सबका साथ सबका विकास हो। अगर हॉस्पिटल बनता है तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए, अगर रोड बनता है तो उस पर सभी धर्म के लिए, अगर हमारा एरोप्लेन उड़ता है तो सभी धर्म के लिए, बिजली का 125 यूनिट फ्री होता है सभी धर्म के लिए। तो जब सब सुविधा सभी धर्म के लोगों को मिल रहा है, 5 किलो अनाज भी मुफ्त सभी धर्म को मिल रहा है, जीविका दीदी का भी फायदा सभी धर्म को मिल रहा है, रसोईया दीदी का भी सभी धर्म को मिल रहा है, तो जब सरकार की सुविधा और विकास सभी धर्म को मिल रहा है तो फिर धर्म का बंटवारा क्यों? होना ही नहीं चाहिए। नहीं तो धर्म की बात आप ही ने कहते हैं भाई। आपके ने अभी गिरिराज सिंह जी का बयान मैं देख रहा था, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनी। प्रबोध जी मैं एक बात बताता हूं जी, अपने धर्म के प्रति वफादार होना नहीं ये गुनाह नहीं है, ये गुनाह नहीं है, ठीक हम मानते हैं, लेकिन दूसरे धर्म के प्रति नफरत रखना ये गुनाह है। लेकिन मैं बता देता हूं, कभी भी किसी भी धर्म के किताब में हिंसा लिखा हुआ नहीं, कभी भी किसी धर्म के हिसाब में नफरत लिखा हुआ नहीं है। हिंसा और नफरत पैदा करने वाले हम ही लोग हैं। वैसे भी ये कलयुग है, तो कलयुग में तो भगवान ना कोई अवतार लेंगे, ना कोई मोहम्मद साहब फिर आएंगे, ना कोई ईसा मसीह आएंगे, ना हमारे गुरु कोई आएंगे, ना गुरु गोविंद सिंह जी आएंगे। ये कलयुग है क्योंकि ये पाप की दुनिया है। तो इस पाप की दुनिया में किसी अवतार को आना नहीं है। तो इंसान को ही एक अच्छा इंसान बनके इस देश को चलाना है, और उसमें नरेंद्र मोदी जी आज पूरे दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, जो इस देश को सबका साथ सबका विकास का नारा दे करके, और जो भी सरकार की सुविधा मिलती है, और अब तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कह दी, घुसपैठ को भी उसी मुद्दे पर इंडी गठबंधन उसको अकलियत और मुस्लिम से जोड़ने का काम करता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा कि हमारे मुसलमान भाई का भी हिस्सा मारने वाला कोई घुसपैठ बाहरी आता है तो ये सरकार सहन नहीं करेगी। यानी इस देश के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस देश की सुविधा को प्राप्त करें, अगर कोई बाहरी विदेशी आदमी आकर के और बाहर का आदमी आके इस देश का हिस्सा लेता है तो सरकार इसको पसंद या कबूल नहीं करेगी। अच्छा, आप सीमांचल के रहने वाले हैं, घुसपैठ की जब बात होती है तो सीमांचल की चर्चा होती है। अभी आपको लगता है कि सीमांचल में घुसपैठ हुआ? देखिए, वाजिब है। घुसपैठ कहां होगा? जहां सीमा होगा। आप बोलिएगा कि शाहाबाद में आरा में कहीं से घुसपैठ हो तो उसको तो किशनगंज और या फिर बॉर्डर एरिया जो है बंगाल और बिहार का जो बॉर्डर एरिया है या फिर पाकिस्तान का बॉर्डर एरिया है, तो घुसपैठ तो जब भी होगा तो सीमावर्ती क्षेत्र से ही होगा। इसीलिए सीमावर्ती क्षेत्र में ही घुसपैठ होने की संभावना रहती है। अभी गिरिराज सिंह जी कह रहे थे, उनका बयान कुछ दिन पहले मैंने सुना, वो कह रहे थे कि इस बार अब सरकार बनेगी तो रोहिंग्या और बांग्लादेशी उनको मैंने पीट पीट कर या लाठी मार मार कर बाहर निकालेंगे। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, राजनीति में कभी भी कानून हाथ में लेने की बात किसी भी नेता को, हमें लगता है कि ये मानसिक मन की भावना ऐसी नहीं होती है। वो प्रकट जरूर करते हैं, लेकिन
कहीं ना कहीं सिर्फ मकसद यही है कि कोई विदेशी हमारे देश के हिस्सा को खाने का काम नहीं करे। तो फिर आपको लगता है, तो फिर आपको रोकना चाहिए, आप तो प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपको मना करना चाहिए भाई, इस तरह का बयान नहीं दीजिए आप। देखिए, गिरिराज दादा हमारे महादेव के, हर हर महादेव, महादेव के ये हैं, सेना है, उनके दिल में कोई बुराई नहीं है। कभी अगर अकेले आप गिरिराज सिंह जी के साथ बैठेंगे तब आपको लगेगा कि ये इंसान, माने जैसे आप देखते हैं ना वो अपना श्रीफल, बाहर से कितना कड़ा होता है नारियल, लेकिन उनका दिल बहुत सीधा है, बहुत अच्छा है। इसीलिए वो जो बोलते हैं वो भावना की बात करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उनका यही कहना है कि दूसरे देश के आदमी हमारे देश के हिस्सा को कम करने का काम नहीं करें। आपकी जुबान बड़ी मीठी है, आप बड़ी से बड़ी बात को भी इतना आराम से प्यार से बोल दे रहे हैं कि मैं कड़ा सवाल आपसे नहीं पूछ पा रहा हूं, क्योंकि आप बड़े प्यार से बात को बोल दे रहे हैं। लेकिन आखिरकार पार्टी को नुकसान उठाना पड़ता है ऐसे विवादास्पद बयानों से, और एक फहरिस्त है आपकी पार्टी में, कई नेता ऐसे हैं जो आप कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो कुछ नेता, फायर ब्रांड नेता इस तरह का बयान देते हैं कि आप लोग के लिए असुविधा, असहज स्थिति हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है क्या कि हमारे यहाँ एक दो नेता हैं इसीलिए आपको नजर आ जाते हैं, लेकिन जहरीला, हम सांप तो नहीं बोलेंगे क्योंकि अच्छा शब्द नहीं है, लेकिन जिस तरह से इंडी गठबंधन आज विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रही है, देश के अंदर लोग मीठा तीता बोल दें तो चलता है, लेकिन विदेशी ताकतों की भाषा आज जिस तरह से इंडी गठबंधन के कुछ बड़े नेता बोल रहे हैं, दोनों में फर्क है। हम अपने घर में कुछ भी बोलने ठीक है, लेकिन हम अपने घर से बाहर वाले लोगों की भाषा बोलना शुरू कर दें तो वो बहुत खतरनाक होता है। मैंने इशारा में आपको सभी बातों का जवाब दे दिया। नहीं, हम तो आप बात बोलने और सुनने की बात कह रहे हैं। अभी एक वाकया हुआ, और ये राजनीति में मैं व्यक्तिगत या कोई भी समझदार आदमी इसको मानेगा, ये गलत है। जिस तरीके से पीएम एक सभा में खुले मंच से पीएम को जो गालियां दी गई, वो बात अभी चर्चे में थी, और आज फिर एक वीडियो आया है, आप ही के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने देखा, मैंने ट्वीट किया है कि फिर एक विपक्षी पार्टी की सभा में पीएम के लिए वही शब्द दोहराए जा रहे थे। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, विपक्ष हताशा में है। विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है जो बिहार से संबंधित हो, और यही कारण है कि हताशा में विपक्ष अब जो है गाली गलौज पर, और वो भी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, और वो प्रधानमंत्री हैं, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, और उनकी माता जी 100 वर्ष की उम्र में बिना राजनीतिक कोई सुविधा लिए इस दुनिया से जा चुकी हैं। जो लोग भी बोल रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव, राहुल गांधी राजनीति में आकर के जिस तरह का घटना को वो देख रहे हैं, मां को गाली बकना क्या किसी को अच्छा लगता है क्या? नहीं, किसी को नहीं। ये तो इस स्तर की राजनीति कल्पना नहीं की जा सकती है, चाहे किसी पार्टी। और भाजपा के कार्यकर्ता भी अगर इस तरह की भाषा बोलने लगे तो कितना देर लगेगा? 2 मिनट लगेगा। मैंने एक बार कहा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी गाली का डिक्शनरी देखा है, और मैंने चर्चा किया था कि जब चरवाहा विद्यालय चलता था तो उस जमाने में लोग शिक्षक को भी गाली बक दिया करते थे। तो चरवाहा विद्यालय और वो सब चीज हटा दिया गया और बोलने लगे कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष गाली का डिक्शनरी जानते हैं। मैंने तो आपके शासनकाल की चर्चा की थी कि आपके शासनकाल में हम लोग स्कूल में भी गाली का डिक्शनरी सुना करते थे, लेकिन उसको दूसरे तरीके से पेश कर दिया। मेरा यह कहना है कि आज आपके सभा में अगर प्रधानमंत्री जी के स्वर्गीय माता जी, किसी की भी मां हो, मां के बारे में गाली बका जा रहा है, आज बीजेपी के कार्यकर्ता को हम खुला छोड़ दें, 50-60 लाख हमारे तो प्राथमिक सदस्य हैं, 1 मिनट में हवा उतार देगा। अब फिर बोलिएगा कि कौन सा गाली बकेगा? हाँ, गाली तो कोई बक सकता है जी,
गलत काम तो कोई कर सकता है, अच्छा काम करके दिखाओ ना। आज नीतीश कुमार जी और मोदी जी के शासनकाल में पूरा बिहार में विकास की रफ्तार पकड़ चुका है। इस पर क्यों नहीं चर्चा करते हो? मैंने चुनौती दिया बहुत बार कि चर्चा करो कि रोड की क्या स्थिति है, चर्चा करो कि कितने पुल गंगा पर बने हैं, कोसी पर बने हैं, चर्चा करो कि अस्पताल के बिल्डिंग बने हैं कि नहीं बने हैं। आप बोलते हैं अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, आप बोलते थे कि अस्पताल में नर्स नहीं है। डॉक्टर और नर्स कहां से होगा? जब डॉक्टर और नर्स बनाओगे तब तो डॉक्टर और नर्स होगा। डॉक्टर और नर्स बनाने का उपाय किया ही नहीं था, इंजीनियर बनाने का उपाय किया ही नहीं था। अब यह सरकार आई तो अब मेडिकल कॉलेज खुला, अब इंजीनियरिंग कॉलेज खुला, अब नर्सिंग कॉलेज खुला। तो पास करके एक एमबीबीएस डॉक्टर को भी, एक इंजीनियर को भी 5 साल लगता है। तो आपने पहले डॉक्टर ही नहीं पैदा किया, इंजीनियर ही नहीं पैदा किया, अब यह सरकार वो काम कर रही है। तो इस बात का जवाब है क्या आपके पास? नहीं, देखिए आजादी से 70 साल आप क्या कर रहे थे? देखिए दिलीप जायसवाल जी, आखिर सवाल ये उठता है कि आप कब तक तुलना 1990 से 2005 की करते रहेंगे? अब तो आप मैंने तुलना नहीं किया। 2005 से मैं कोई तुलना नहीं कर रहा हूं। मेरी आदत नहीं है कि मैं राजद के शासनकाल की कोई कहानी बताऊं, क्योंकि एक एक लोग उस कहानी को जानते हैं। मैं कभी भी 2005 के पहले की बात नहीं करता हूं। मैं ये बताता हूं कि आजादी से 70 साल उनकी समझ क्या थी। वो हर वक्त इस बात को बोलते थे इस चीज की कमी है, कभी ये नहीं बोलते थे ये कमी दूर कैसे होगा। 70 साल में आपने प्रत्येक जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज क्यों नहीं खोला? आज नीतीश कुमार जी के शासन में प्रत्येक जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज है और 10 रुपया वार्षिक शुल्क है, मात्र 10 रुपया। कोई सोच सकता है क्या? आज हमारे बच्चे अगर टेक्निकल एजुकेशन, हायर एजुकेशन लेना चाहें, उसको 4 लाख रुपए का तुरंत लोन मिलता है डीआरसी से। और अब तो सरकार ने घोषणा कर दिया, लाखों युवा छात्र छात्राओं के अंदर खुशी का लहर दौड़ गया है। मुझे कम से कम 20-25 फोन आए कि सरकार ने गजब फैसला ले लिया कि अब 7 साल और 10 साल तक लोन लौटाना ही नहीं है और ब्याज मुक्त लोन मिलेगा। और अगर किसी कारण से कोई बच्चा 10 साल बाद भी नहीं लौटा पाया तो उसको भी माफी की संभावना बनी रहेगी। यह सरकार ने फैसला कर दिया। यह कोई मामूली बात है क्या? जब तक एजुकेशन, आप कहते हैं थे पलायन, बताइए आज 500 रुपया के मजदूरी के लिए कोई बिहार का आदमी, मैं अभी पंजाब गया था, मैं अभी हरियाणा गया था, वहां सरदार जी और हरियाणा के जाट भाई बोल रहे थे क्या हो गया बिहार में, आजकल मजदूर नहीं आता है। यह चर्चा है। नहीं तो कहां मजदूर, कहां बिहार में तो नहीं दिख रहा है, नहीं कहां के चले गए? मैं आपको बताता हूं, ये अब वो लोग बोलते हैं कि अब कोई मजदूर नहीं आ रहा है। जो पहले आए थे वही लोग मजदूर हैं, क्योंकि अब 500 रुपया के लिए बिहार से कोई बाहर काम करने के लिए नहीं जाएगा, क्योंकि 500 रुपया के बदले 5 है तो उसको यही सुविधा सब प्राप्त है। सरकार ने डुबा दिया सुविधा में, इतना सुविधा दे दिया है। अब हम दिलीप जायसवाल जी, हमारे जहन में ये सवाल उठता है कि जब आप इतनी सुविधा दे दी, आपने इतना रोड बनवा दिया है, आपने हेल्थ में काम कर दिया, आपने रोड, आपने स्किल कर दिया, लोगों को स्किल्ड कर दिया, तो इस चुनाव से पहले फ्रीबीज पर क्यों आप लोग लगे? 125 यूनिट बिजली फ्री, हर महिला को 10,000 रुपया फ्री। इससे लोगों को दिक्कत क्या है? मैं अगर कोई चीज फ्री कर रहा हूं सरकार में, इससे किसी को दिक्कत तो नहीं ना है, जनता को तो फायदा ही ना है। ये पहले करते ना, अब हम कब करें? तो यही तो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार का मतलब है सोशल इंजीनियर। नीतीश कुमार को लोग सोशल इंजीनियर बोलते हैं। एक बार लालू यादव तो बोले भी थे कि उसको पेट में दांत है। अरे भैया, पेट में दांत नहीं है, दिमाग में दांत है। नीतीश कुमार के दिमाग में दांत है और उसको मालूम है कि कब क्या करना है। यही तो नीतीश कुमार नेता है। इसीलिए कब हमने किया, इस पर आपका उंगली क्यों उठ रहा है? नहीं, लोग कह रहे हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमने किया, हमारा नकल कर रहे हैं वो इसीलिए तो ये सब सवाल उठता है। न कोई नौवीं फेल, कोई ये फेल, मैंने इतना दिमाग उनको हो गया कि वो जो सोच रहे हैं उसको सरकार कर रही है। वाह! तो जब वो सरकार में थे इतना दिन बीच में, तो काहे ने उसी समय करवा लिए? सीएम तो नीतीश जी थे ना, वो तो डिप्टी सीएम थे। तो इसका मतलब है हमारा भी तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी है, सब काम नीतीश कुमार से करवा रहे हैं। नीतीश जी कर रहे हैं या आप लोग करवा रहे हैं? हम लोग दोनों मिलकर कर रहे हैं, एनडीए कर रही है। लेकिन हम कहते हैं हम भी तो डिप्टी सीएम है, लेकिन हमारे भी शासन में तो सब कुछ हो रहा है।
वही नीतीश कुमार जी कर रहे हैं ना। इसका मतलब है कि आपकी मंशा नहीं थी, हम लोग की मंशा है एनडीए की। तेजस्वी यादव कह रहे नीतीश जी का तो दिमाग काम नहीं कर रहा है और बीजेपी उनको इशारे पर नचा रही है। अब तेजस्वी जी जो ट्वीट भी करते हैं वो भी दूसरे से लिखवाते हैं। अब क्या उनकी बात करते हैं, मैं माइक पर सब खोलना नहीं चाहता हूं। नहीं, ये तो नेता सब सारे नेता ट्वीट के लिए नहीं, मैंने कहा ना सोशल मीडिया पर मैं माइक पर सब बात खोलना नहीं चाहता हूं कि कितने कौन बुद्धिमान हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी सोशल इंजीनियर हैं, मैं इतना ही कहूंगा। 125 यूनिट बिजली फ्री हुआ। आज बिहार का एक एक गरीब जनता इस बात को एहसास कर रहा है कि बिजली फ्री हो गया। 10,000 रुपया प्रत्येक महिला के अकाउंट में नवरात्र में जा रहा है और मोदी जी नीतीश जी मिलकर के भेज रहे हैं। पहला राउंड में 75 लाख महिला के अकाउंट में 10,000 जाएगा और फिर दूसरा राउंड में फिर जाएगा उतना ही। तो भाई आपको क्या दिक्कत है, पेट में क्यों दर्द हो रहा है? हम सब महिला को 10,000 अकाउंट में दे देंगे और बाद में फिर स्वरोजगार के लिए 2 लाख देंगे। तो आपको दर्द का है, उनको दर्द यह है कि हम जो सोचे थे उससे 4 गुना हो गया, इसीलिए दर्द है और कोई दर्द नहीं। अच्छा, हमको ये बताइए कि इस चुनाव में आप जो एनडीए है, जो आपकी पार्टी है, वो नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव मैदान में उतरेगी? नीतीश जी हमारे नेता हैं एनडीए के, उनके नेतृत्व में सरकार चल रही है और हमने कहा भी है कि 2025 फिर से नीतीश। अच्छा, आपने कह दिया? और जी बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं भाई। नहीं तो ठीक है, हमको आधिकारिक बात मान रहे हैं। आप चलिए फर्स्ट बिहार का आधिकारिक मान रहे हैं। हाँ, ये तो फर्स्ट बिहार को ये मिल गया, बहुत बड़ा। 25 से 30 फिर से नीतीश। नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम बिहार का चुनाव लड़ रहे हैं और फिर से जो है एनडीए की सरकार उनके नेतृत्व में बनेगी। अच्छा, लेकिन हम गठबंधन की बात करते हैं ना। देखिए, आप एक देखेंगे कि गठबंधन में आप कह रहे हैं कि हम जिलों में गए, विधानसभा क्षेत्र में आप सम्मेलन कर रहे हैं, सभी पार्टियों के, आपके तमाम पार्टियों जो आपके घटक दल है उनके नेता जा रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जी के बीच जो जुबानी जंग चलती है, दोनों के बीच जो सोशल मीडिया पर वार होता है, इधर चिराग पासवान जी की ओर से उनके जो सांसद हैं और उनके वो एक गाना है, दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या वक्त गुजरता नहीं, क्या यही प्यार है। इसलिए इन लोगों का प्यार है। वो रात में सब फिर बातचीत कर लेते हैं कि विपक्ष को थोड़ा सा खुश कर दो, इसी में बिजी रहे। चिराग पासवान जी ने बोल दिया कि वो जीतन राम जी और चिराग पासवान जी का प्रत्येक 2-3 दिन में रात में बात होता है और दोनों बोलते हैं कि विपक्ष कितना खुश हुआ, तो बोला पता करते हैं। इसीलिए आप चिंता मत कीजिए, एनडीए एकदम चट्टानी एकता के साथ, पांडव के ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है। शाहबाद कॉन्क्लेव पे जब हम बैठे हैं दिलीप जायसवाल जी, तो ढेर सारे आज कई राजनीतिक दिग्गज यहाँ पर पहुंचे। लोगों से हमने सवाल पूछा, विपक्षी गठबंधन के भी नेता पहुंचे और आप भी सत्तारूढ़ जो आपकी पार्टी, आपके गठबंधन के भी कई प्रमुख नेता पहुंचे। तो हमने सबसे सवाल पूछा कि भाई, विपक्षी पार्टी के लोगों से पूछा, विपक्षी गठबंधन से, कि भाई आपका सीट शेयरिंग कब होगा? तो मैंने कहा पहले एनडीए से तो पूछ लीजिए कि उनका सीट शेयरिंग कब तक होगा। अब एनडीए कब करेगा इससे उसको क्या मतलब? एनडीए में सब कुछ फिक्स है, इसीलिए जो है एनडीए जब करना होगा करेगा। विपक्ष अपना, ये सब तो अपना अपना दल को, अपना गठबंधन को करिएगा। ये जो आपके कब ढेर सारे समर्थक बैठे हैं, एक बात जान लीजिए, ये जानना चाह रहे हैं कब मैं बताता हूं। चुनाव का घोषणा फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में होना, करीब करीब उसी के आसपास आकलन ये किया जा रहा है। निश्चित रूप से उसके पहले सारा चीज हो जाएगा। चुनाव की घोषणा बड़ी अहम बात, चुनाव की घोषणा के वक्त ही होगा, उसी समय होता है, उसी समय लगभग हो जाएगा। उसी समय बड़ी इंपॉर्टेंट घोषणा कर रहे हैं कि उसी समय हम लोग सारा चीज पहले से तैयार रहेगा, घोषणा कर देंगे। ये एक चर्चा हो रही है कि कई सीटों की अदला बदली हो सकती है, ऐसा हो सकता है क्या? अभी ऐसा चर्चा है, इस तरह की कोई बात अभी नेतृत्व स्तर पर नहीं हुआ है, क्योंकि नेतृत्व अभी इस मामले में कभी बैठा नहीं है। हम लोग अभी एनडीए गठबंधन का विधानसभा सम्मेलन कर रहे हैं। 26 तारीख को यह समाप्त होगा, पहले 24 को होना था, अब 26 को समाप्त होगा और 26 से लेके 2 तारीख तक दुर्गा पूजा है और उसके बाद हम लोग 3 के बाद इस पर बैठेंगे। वैसे 24 और 25 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी, सितंबर को 24 और 25 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी बिहार के सभी जिला से करीब 15 से 20 नेताओं को बुला रही है और
कैंडिडेट पर चर्चा करेगी। तो 24-25 हम प्रत्येक जिला के प्रमुख लोगों के साथ उस जिला के बारे में, कैंडिडेट के बारे में चर्चा करेंगे। अच्छा, मतलब आप कैंडिडेट चयन की प्रक्रिया को शुरू करेंगे? हाँ, ये अभी मुझे बोलना था, लेकिन आज आप चूंकि पूछ लिए, कल या परसों में कहता ही सब लोग। ये मतलब आप सभी जिला से 25-30 अपने प्रमुख हमारे कोर कमेटी और प्रमुख लोग हैं। वहां के सांसद हैं, विधायक हैं, भूतपूर्व सांसद, भूतपूर्व विधायक हैं, कोर कमेटी के सदस्य हैं, भूतपूर्व जिला अध्यक्ष, वर्तमान जिला अध्यक्ष हैं। तो ऐसे हमारे 15 से 20 प्रमुख लोगों को प्रत्येक जिला से हम बुला रहे हैं और सुबह से लेकर रात तक 1-1 घंटा सभी जिला के साथ हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद फिर कैंडिडेट के चयन की एक हम लोग आइडिया ले लेंगे, जिससे कि केंद्रीय नेतृत्व के साथ जब बैठे तो हमें फीडबैक देने में आसानी हो। बीजेपी कार्यकर्ता और नेता जो है, उनकी अपेक्षा रहती है कि भाई पार्टी जब चुनाव का समय आए तो अपने जमीनी कार्यकर्ताओं को महत्व दे। तो क्या एकदम जमीनी कार्यकर्ताओं को ही महत्व मिलेगा, बाहरी को आप लोग? मैंने कहा ना कि जमीनी कार्यकर्ताओं को भी महत्व मिलेगा। को ही महत्व मिलेगा। लेकिन कोई अपने पार्टी को बगावत करके उसका विरोध करके आएगा तो विभीषण का भी सम्मान तो करना ही पड़ता है। कितने ऐसे विभीषण है जिनका सम्मान करिएगा आप? अब देखिए विभीषण का मामला कैसा फंस रहा है कि आपकी पार्टी जब 2024 में शक्ति परीक्षण कर रही थी का मामला था, और एक आरजेडी के विधायक प्रहलाद यादव आपकी ओर चले आए, बेचारे फंस गए, उनको टिकट मिलने की कोई उम्मीद नहीं लग। चलिए, तो केंद्रीय नेतृत्व को ये सब फैसला लेना है, आप उस पर कुछ नहीं बोलेंगे? सीधा केंद्रीय नेतृत्व ही सब वहां पर ही बैठ के सारा फैसला होता है। हमारे यहाँ एक चुनाव समिति होता है, प्रदेश में भी और केंद्र में भी। चुनाव समिति प्रदेश से नाम का पैनल भेजती है, प्रत्येक विधानसभा में 3 लोगों का पैनल जाता है और फिर केंद्रीय चुनाव समिति उस पर डिस्कशन करके फिर फाइनल करता है। लेकिन उसमें प्रदेश अध्यक्ष की सबसे ज्यादा चलती है ना? नहीं, हमारे यहाँ कोई उस समय प्रदेश अध्यक्ष स्पेशल नहीं होते हैं। चुनाव समिति जो है पूरा एक सामूहिक फैसला होता है। दिलीप जी, कब तक ये हो जाएगा कार्यक्रम? ये जो आपके यहाँ प्रत्याशी, मैंने कहा कि 24-25 को हम कार्यकर्ता से शुरुआत करेंगे, उस दिन चर्चा करेंगे वहां के कैंडिडेट के बारे में। ओके। फिर 26 से 2 तारीख तक दुर्गा पूजा का है। फिर 3 तारीख से हम लोग प्रदेश का चुनाव समिति 4 या 5 को करेंगे और हम लोग फिर चुनाव समिति से इसको, कल मैं चुनाव समिति का घोषणा करने जा रहा हूं, क्योंकि आज तक पितृपक्ष था। तो कल हम चुनाव समिति की घोषणा करेंगे, कल रात तक चुनाव अभियान समिति की घोषणा करेंगे, मैनिफेस्टो की घोषणा करेंगे। लेकिन सब फर्स्ट बिहार ही आप ले लिए न्यूज को। चलिए, तो बहुत धन्यवाद, बड़ी घोषणाएं आप कर रहे हैं। तो ये कल रात तक हम लोग जो है, केंद्र उसको वहां से फाइनल अप्रूवल देकर भेजेगी। तो हमारा चुनाव अभियान समिति, चुनाव प्रचार समिति और हमारा चुनाव समिति जो कैंडिडेट का पैनल बनाएगी, मैनिफेस्टो कमेटी, ये हमारा जो है कल रात तक या परसों तक हम घोषणा करने जा रहे हैं। तो चलिए दिलीप जायसवाल जी, आप व्यस्त समय में से आए, फिर कल कोई आपका कार्यक्रम होगा, हम जानते हैं। दिन भर आप कल भागलपुर में आप थे, आज आप यहाँ हैं। बहुत व्यस्त समय आपका है। और व्यस्त आज मेरे भारतीय जनता पार्टी के यहाँ बहुत नेता आए हुए हैं। हाँ, और शाहबाद इस बार एकदम आग सुलग रहा है कि सभी सीट का चुनाव जीतना है एनडीए का। तो इस बार एकदम अलग माहौल रहेगा। और जय जय सिया राम, हर हर महादेव। इस बार जो है वो चला जाएगा, सब पता नहीं कहां बहेगा, कहां जाएगा पता नहीं। देखेंगे हम, चुनाव परिणाम आएगा तो फिर आपसे मिलेंगे और देखेंगे। बहुत धन्यवाद। आपके कार्यकर्ताओं पर जो विश्वास किया है वो कितना खरा उतरता है। बहुत धन्यवाद दिलीप जायसवाल जी हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर,
आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।